देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। राजस्थान के 8 मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट्स ने भी कार्य बहिष्कार कर रखा है। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के विरोध में ये कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। कल रात 8 बजे से तमाम इमरजेंसी सेवाओं का भी कार्य बहिष्कार कर दिया गया है। इससे पहले ओपीडी सेवाओं का कार्य बहिष्कार था। इसके अलावा अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर रेजिडेंट्स ने कल राज्य सरकार को ज्ञापन दिया था। हालांकि ये पूरा मामला केंद्र से जुड़ा है, फिर भी राज्य सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है। रेजिडेंट्स के काम के दबाव को कम करने के लिए जूनियर रेजिडेंट्स के 1054 पद स्वीकृत किए गए। आशुतोष जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लगातार यहां पर बने हुए हैं। आशु, कल जब हमने देखा कि लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया गया था और उसके बाद रात 8 बजे के बाद से इमरजेंसी सेवाओं पर कितना असर पड़ा है, कितनी दिक्कतें मरीजों के सामने जो है इस वक्त आ रही हैं, और फिलहाल क्या स्थिति है अब इस पूरी विरोध प्रदर्शन को लेकर, हड़ताल को लेकर? देखिए, जहाँ तक सेवाओं की बात करें कि सेवा कितनी बाधित हुई हैं, अभी ये जानकारी सामने आई है कि तकरीबन कल शाम से लेके अब तक की बात करें तो 1 दर्जन के आसपास ऐसे ऑपरेशन हैं जो भी फ़िलहाल उनको पेंडिंग स्थिति में रखा गया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है, एसएमएस अस्पताल जो है, वैकल्पिक व्यवस्थाओं के तौर पे तमाम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और उनको ड्यूटी पे तैनात किया गया है। लेकिन एक बड़ी जो मुसीबत है उनका सामना करना पड़ेगा तमाम मरीज़ों को, क्योंकि ये सुबह 8 बजे ओपीडी शुरू होती है, दोपहर तक ही ओपीडी संचालित होती है। बड़ी संख्या में ना सिर्फ राजस्थान के आसपास के जो ज़िले हैं, जयपुर के आसपास के ज़िले हैं, बल्कि दूर दराज बाड़मेर, जैसलमेर जो दूरस्थ ज़िले हैं वहाँ से भी इलाज के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ तक कि जो दूसरे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, वहाँ सकते इलाज के लिए राजस्थान के एसएमएस अस्पताल जो जयपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ इलाज के लिए आते हैं। और ये जो कार्य बहिष्कार है ये तो पूरे 8 मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर है कि शाम होते होते चिकित्सकीय व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरीके से चरमराती हुई दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि एक तरीके से बैकबोन का काम करते हैं रेजिडेंट्स, पूरी फ्रंट फुट पे आके तमाम जो व्यवस्था हैं उनको संभालते हैं। इनकी कार्य बहिष्कार का सीधा असर मरीजों पे पड़ेगा। ओपीडी में खासी दिक्कतें आने वाली हैं। शाम होते होते ये पता चलेगा कि कितने जो मरीज हैं जिनका ऑपरेशन नहीं हो सका, ऑपरेशन को टालना पड़ा। ये तमाम जो डेटा है शाम होते होते आएगा। लेकिन इमरजेंसी सेवाओं के कार्य बहिष्कार के बाद में ये तय है कि मरीजों को अब काफ़ी दिक्कतें होंगी। ऐसे में वो निजी अस्पताल का रुख करेंगे, वहाँ इलाज काफ़ी महंगा होता है। अब सरकारी अस्पताल में ऐसे में जैसे में इलाज के लिए इसलिए आते हैं ताकि उनको सरकारी दरों पर निःशुल्क इलाज मिल सके, जाँच मिल सके, दवा मिल सके। लेकिन यहाँ खासी दिक्कतें आज से आने बिल्कुल वाली, जो मरीज हैं वो कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से प्रभावित होते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। वापस मैं आपके पास यहाँ पर लौटता हूँ। हिमांशु भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं कोटा से। हिमांशु, कोटा की क्या स्थिति है, कितनी दिक्कतें मरीजों को आ रही हैं? सुमित, देखिए, फिलहाल हम कोटा के एमबीएस अस्पताल में हैं, जिसे संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है। और कल रात 8 बजे के बाद में यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्थाओं पर सीधा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोटा में बैकबोन माना जाता है रेजिडेंट को। और जब से उन्होंने पूर्ण बहिष्कार किया है उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती हुई जो है वो नज़र आती है। कोटा की बात करें तो एमबीएस अस्पताल से लेकर के न्यू मेडिकल कॉलेज, जेके लॉन, जो तमाम बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पर जो रेजिडेंट हैं उन्होंने पूर्ण बहिष्कार जो है वो कर दिया है। अब इसके साथ में यहाँ पर आप देखिए कि ये इमरजेंसी आउटडोर है, जहाँ तमाम जो रेजिडेंट्स हैं वो बैठा करते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये जो रूम है वो आपको खाली नज़र आएगा। रेजिडेंट यहाँ पर नहीं है, नहीं तो जब रेजिडेंट होते हैं तो लंबी कतार इस रूम के बाहर देखने को मिलती है। लेकिन इन सब के साथ भी अब आगे चलते हैं कि फ़िलहाल अब क्या स्थिति है, किस तरह से यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था को बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें कि तमाम जो सीनियर्स डॉक्टर हैं वो फ़िलहाल अपनी ड्यूटी पर हैं। उन्हें सबको जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी तरह से चिकित्सा व्यवस्था नहीं बिगड़े। तो ये एमबीएस अस्पताल का आउटडोर, जहां पर देख सकते हैं कि सीनियर डॉक्टर जो है वो फ़िलहाल सीनियर डॉक्टर भी नहीं आए हैं। ये रियलिटी है कि सीनियर डॉक्टर जो है जहां पर होना चाहिए था वो नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स ने फ़िलहाल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संभाली हुई है। लेकिन फ़िलहाल तमाम जो रेजिडेंट्स हैं वो मन बना चुके हैं कि जो पीजी काउंसलिंग में
फिलहाल उसको लेकर के जो कोई डिसीज़न गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया, और जब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो जाता वो किसी भी तरह से काम पर लौटने वाले नहीं हैं। अब अहम बात ये जो आशुतोष भी बता रहे थे कि जो पूर्ण बहिष्कार किया है आपातकालीन सेवाओं से भी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स ने जो बहिष्कार किया है, उसके बाद में क्योंकि मैंने आपको बताया कि बड़े पैमाने पर न केवल कोटा संभाग बल्कि जो तमाम इलाके हैं, चाहे मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश से भी पेशेंट्स आते हैं। अब ऑपरेशंस जो हैं उसमें रेजिडेंट्स डॉक्टर्स की जो भूमिका है बहुत हद तक अहम होती है, और जब कह सकते हैं कि पूर्ण बहिष्कार पर रेजिडेंट डॉक्टर चले गए हैं तो इसका जो बड़ा असर है वो कहीं ना कहीं चिकित्सा सेवाओं पर पड़ने वाला है। रेजिडेंट की स्ट्राइक के बाद में चिकित्सा व्यवस्था कह सकते हैं कि बिल्कुल उस पर सीधा सीधा असर जो है वो यहाँ पर पड़ता हुआ हमें यहाँ पर नजर आएगा, जिस तरीके की स्थितियाँ बन सकती हैं यहाँ पर। आशु, अगर यही हालात बने रहे तो मुश्किलें जाहिर है मरीजों के सामने पेश आएंगी, कोई अल्टरनेट व्यवस्था की जाएगी तब तक? हालांकि राज्य सरकार की अगर हम बात करें, जैसा आपने बताया कि 1054 पद जो हैं वो स्वीकृत किए गए हैं कि जो भार है वो कम हो, लेकिन इसके इतर जब तक ये हड़ताल चलती है तब तक किसी तरीके से स्थितियां जो हैं वो संभले, कोई अल्टरनेट व्यवस्था जो है वो की जा रही है, मरीजों को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े? देखिए सुमित, वैकल्पिक व्यवस्थाएं तो एसएमएस अस्पताल के स्तर पे या जहां मेरे सहयोगी हिमांशु हैं कोटा में, वहां पे भी अस्पताल अपने स्तर पे वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर सकता है, लेकिन क्योंकि सरकारी व्यवस्थाएं बहुत बड़ी होती हैं, वहाँ पे मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, ओपीडी सुबह की बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद में आईपीडी और फिर गंभीर हालत में इमरजेंसी में मरीज पहुँचते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा संख्या होती है और उतनी संख्या में हमारे पास में चिकित्सक मौजूद रहते नहीं हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वैकल्पिक व्यवस्थाएँ की जा सकती हैं, सीनियर डॉक्टर्स को लगाया जा सकता है, लेकिन सरकारी व्यवस्थाओं में इस इतने बड़े सरकारी अस्पताल में एक तरीके से रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं हमारे रेजिडेंट्स, लेकिन अब जब वो कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं तो सीधा असर पड़ेगा मरीज़ों पे, मरीज़ों के इलाज पे, मरीज़ों के होने वाले तमाम उन ट्रीटमेंट पे, जो कि एक कहीं ना कहीं वो एक होप लेके, एक आशा के साथ में वो यहाँ तक आते हैं। मैं इससे पहले तमाम जो हड़ताल हुई हैं उसकी अगर बात करूँ तो उसमें एक बड़ा रोल होता है मध्यस्थता का, कि सरकार के साथ में बातचीत के लिए मध्यस्थता कहाँ से बनी, क्या सरकार की तरफ से बुलावा दिया गया। इससे पहले बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए, लेकिन वो तमाम मुद्दे राज्य सरकार के हाथ में थे, वो एक जाजम पर बैठ के बातचीत करने की कंडीशन में थे, लेकिन यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो निर्णय हैं वो केंद्र सरकार के हाथ में है। अब ऐसे में अगर राज्य सरकार मध्यस्थता करती भी है तो वो केंद्र सरकार के साथ उसको बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ेगा, और वो उसकी शुरुआत प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा वो अपने पत्र के माध्यम से कर चुके हैं। इनकी तमाम जो मांगे हैं उनको केंद्र सरकार तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार को इसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और पूरे देश के अंदर जिस तरह के हालात बन पड़े हैं, मैं राजस्थान की बात करूंगा, ये तो सुबह सुबह के अभी घटनाक्रम है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा मरीजों की समस्याएं भी दिन के साथ साथ बढ़ती हुई चली जाएंगी, और इस सब के बीच में सबसे बड़ा जो नुकसान होगा, क्योंकि देखिए कोरोना संक्रमण चल रहा है, डेंगू के हालातों से राजस्थान इस वक्त जूझ रहा है, तो इन समस्याओं को समझा जा सकता है कि कैसे मौसमी बीमारियों की चपेट में संपूर्ण राजस्थान है। और बिल्कुल ये पूरी तरीके से स्थिति जो है वो मरीजों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करने वाली है। हिमांशु कुछ कह रहे हैं, हिमांशु बताइए। चलो बात देखिए, मेरे साथ में जो रेजिडेंट डॉक्टर जो स्ट्राइक पर है वो भी फिलहाल जुड़ गए हैं, तो सीधा मैं उनसे भी बात करूंगा। और फिलहाल अब आगे क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से, क्योंकि जब चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर बिगड़ने वाली है, तो सुमेर सिंह जो यहाँ प्रेसिडेंट है रेजिडेंट्स के, सुमेर जी ये बताएं कि ओवरऑल अब आप लोगों ने मन बना लिया है, स्ट्राइक पर आप लोग चले गए हैं, पूर्ण बहिष्कार आपने कर दिया है, आपातकालीन सेवाओं में भी अब नहीं है। देखो, हम नहीं चाहते हुए भी हमें जाना पड़ा है। हमारी जो मांगे थी वो हमने सरकार के समक्ष रख दी थी, लेकिन उन पर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रूप नहीं दिखाया गया है। अगर सरकार नहीं चाहती तो ये स्ट्राइक हमें नहीं करनी पड़ती। इसके लिए हम 28 तारीख से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे थे, और हम नहीं चाहते हुए भी हमें स्ट्राइक पे मजबूरन जाना पड़ा। हमारी कोई इतनी बड़ी भारी मांगे नहीं है, ना कोई हमारी ऐसी आर्थिक डिमांड है कि जिससे भाई हमें, तो हमारी सिर्फ ये कोई एकेडमिक सेशन है, कोई एक वैकेंसी तो है नहीं। हम 66% क्षमता के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, और पिछले 6 महीने से जिस स्ट्रेस में हम काम कर रहे हैं, हमारा एक रेजिडेंट साथ ही 16 to 18 आवर्स यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन हमारी तरह हमारी भी कोई लाइफ है, हमें भी, हमारा भी घर परिवार है, हमें भी मेंटल एंड फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, लेकिन फिर हम कहाँ जाएँ?
हमारा पक्ष भी सरकार को सुनना चाहिए। ठीक है, इस जब अभी चिकित्सा मंत्री आए थे तो उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट अपना काम पूरा कर चुकी है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पूरा काम तो कहाँ हुआ है। उनसे भी जो बात हुई थी, उनको 8 सूत्रीय मांगें रखी थी जब हमारे प्रतिनिधियों ने, तो उन्होंने पूरी तरीके से नहीं माना इस चीज़ को। और उसमें से भी जो मेन मांग है वो तो यही है कि हमारा जो नया अपकमिंग बैच है 2021 बैच, वो अभी 2022 लगने वाला है, लेकिन अभी 8 महीने ऑलरेडी लेट हो चुका है वो, जैसा कि तो सरकार इसमें थोड़ी जो है एक्टिवनेस और दिखाए, ये कहीं ना कहीं जो है वो कहा जा रहा है। हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, आप यहाँ पर जुड़े इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं फौरन।